गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 632 है। 632वां टेस्ट है यूपीपीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 632 तक पहुँच सकते हो। 9000 से ऊपर क्वेश्चन हो गए, सबका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। स्वाली का प्रसिद्ध युद्ध किन के बीच हुआ था, बताइए। किसके बीच हुआ था स्वाली का प्रसिद्ध युद्ध? स्वाली एक गांव है सूरत के पास। बताइए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेजों पुर्तगालियों के बीच, फ्रांस और डच के बीच, या डेनिस और अंग्रेजों के बीच? स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध में लड़े थे अंग्रेज। ठीक है, अब अंग्रेज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ तो एलिमिनेट कर दो। और अंग्रेजों के साथ लड़े थे पुर्तगाली। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, 29 नवंबर 612 में स्वाली के प्रसिद्ध युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। स्वाली सूरत के पास एक गांव है। तब देखिए, 1612 में उन्हें पुनः सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी गई। ठीक है, किन्हें? अंग्रेजों को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में उनकी प्रेसिडेंसी कहाँ थी? कहाँ थी? सूरत में थी, और कहाँ थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया गया, बाद में बम्बई स्थानांतरित कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था, बताइए। विलियम मॉरिस, या जाब चारनाक, या चार्ल्स फायर? चलिए, ए और सी में से नहीं है, बताइए। बी है या डी है? बी है या डी है? जाब चारनाक। ठीक है, बी। तो 1690 में जाब चारनाक ने सुल्तानती में एक फैक्ट्री खोली, जो आगे चलकर कलकत्ता बना। इसी कारण चारनाक को कलकत्ता का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कोलकाता, जॉब चारनाक। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। बम्बई के द्वीप के संबंध में दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। पुर्तगालियों ने बम्बई का द्वीप अंग्रेजों को दहेज में दिया था। ठीक बात है ये। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर यह द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन मेयो के साथ, जिसके फलस्वरूप पुर्तगालियों ने बम्बई को द्वीप दहेज में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर यह द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अंग्रेजों ने 1651 में किस बंगाल के सूबेदार द्वारा बिहार उड़ीसा की व्यापार की अनुमति प्राप्त की, बताइए। कौन था वो बंगाल का सूबेदार जिसने अंग्रेजों को दी थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति? शाह सुजा था। तो देखिए, बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास 1651 से प्रारंभ हुआ, और बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने 3000 वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। यह अनुमति इसलिए प्रदान की गई थी, एक चिकित्सक था ग्रेवियन वॉटन नाम का, उसने क्या किया था? शाह सुजा की गंभीर बीमारी का इलाज किया था। ठीक है, इसी से खुश होकर देख शाह सुजा ने जो है 3000 वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता की स्थापना करके चले गए जाप चारनॉक, और पौंडीचेरी की स्थापना की थी किसने? हेक्टर मुनरो? नहीं। फ्रैंको मार्टिन? नहीं। फिर शाइस्ता खान ने। ठीक है, वन है। तो देखिए, 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की, तथा बेलांग लेस्पिने द्वारा यह पूरी तरह किलेबंद किया गया पौंडीचेरी को। यह क्षेत्र इन्हें एक मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, फ्रैंको मार्टिन जो है इसका प्रमुख बना, और डचों ने 1693 में अंग्रेज़ों की मदद से पौंडीचेरी छीन लिया, और 1699 में डचों ने पौंडीचेरी को रिजविक की संधि द्वारा वापस लौटा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। फ्रांसीसी कंपनी के संबंध में दो स्टेटमेंट है, बताने की कौन सा करेक्ट है।
फ्रांसीसी कंपनी का मूल नाम कंपनी द इड ओरिएंटल था। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1664 में फ्रांस के शासक लुई 14वें के समय उसके प्रधानमंत्री कोलवर्ट ने की थी। क्या ये बात सत्य है फ्रांसीसी कंपनी के बारे में? ये दोनों कथन सत्य हैं। तो दोनों में फिर बी होना चाहिए क्योंकि एक और दो यहाँ है। ठीक है, तो फ्रांसीसी कंपनी का मूल नाम था कंपनी द इड ओरिएंटल और इसकी स्थापना 1664 में फ्रांस के शासक लुई 14वें के समय उसके प्रधानमंत्री कोलबर्ट ने की थी। देखिए, इसे पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई और पहले ये मेडागास्कर द्वीप पहुँचे परंतु वहाँ असफल रहे। ठीक है, फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है इसमें। 18वीं सदी की द्वैध शासन व्यवस्था। देखिए, प्रशासन का दायित्व तो कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। पुलिस और न्यायिक शक्तियों का नवाब का नियंत्रण था और बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। बताइए। देखिए, अंग्रेज बड़े चालू थे। ठीक है, पुलिस और न्यायिक शक्तियां कैसे वो नवाब को दे सकते थे? तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। 2 से कितने कटेंगे? ये है, या तो 3 है या 1 है। प्रशासन का दायित्व तो कंपनी और उसके पदाधिकारियों यानी अधिकारियों पर था। देखिए, गलत है। प्रशासन करने के लिए उन्होंने नवाब को छोड़ दिया था। ठीक है, नवाब का दायित्व था प्रशासन का, नवाब के पदाधिकारियों का। तीसरा वाला सही है, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। ठीक है, तो राजस्व जैसी चीज़, ठीक है, और पुलिस, न्यायिक शक्तियाँ ये कंपनी ने अपने पास रखी थी। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत छोड़ दिया नवाब के लिए। ठीक है, जैसे कि प्रशासन का दायित्व खाना बदूसी के लिए करते अपनी थे। ठीक है, तो गलत है पहला, दूसरा, केवल तीसरा वाला सही है, सी है इसका आंसर। तो देखिए, कंपनी को बंगाल में सूबेदार नामांकित करने का अधिकार मिल गया और इस तरह कंपनी का पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। इसी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नवाब है वहाँ पर, नवाब नहीं, कंपनी के पास था सब। देखिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी का सत्ता पर पूरा अधिकार हो गया और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। प्रशासन वगैरह का दायित्व तो नवाब और उसके पदाधिकारियों पर था। ठीक है, परंतु इनका निर्वाह करने की शक्ति जो है उनके पास नहीं थी, वो कंपनी के पास थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। डचों के संदर्भ में इस बार स्टेटमेंट है। तो डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे और पुर्तगालियों के बाद डच ही आए थे भारत में। डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे या अंग्रेज आए थे? पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत में आए। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे डच। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो बी है इसका आंसर। तो देखिए, डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे 1595 से 1596 में। कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान पूर्वी जगत में पहुंचा। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में। अब देखिए, पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत में आए और डच कंपनी को पूर्व के साथ 21 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, पूर्वी भारत की बात हो रही है। देखिए, इस कंपनी ने अपनी प्रारंभिक यात्राएं दक्षिण पूर्व एशिया में की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 1717 में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान से कौन से अधिकार प्राप्त हुए? बताइए। क्या क्या कर सकती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट के शाही फरमान के बाद? भारतीय व्यापारियों एवं कंपनी के कर की दर को एक समान कर दिया गया। क्या सत्य है बात? मतलब कंपनी पर भी वही कर, कंपनी भी वही कर देगी और भारतीय व्यापारी भी वही कर देंगे। कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात की छूट प्राप्त हो गई।
देखिए करेक्ट है तीसरा वाला, करेक्ट है पहला वाला, दूसरा वाला गलत है। कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ था। तो दूसरा वाला गलत है, जहाँ जहाँ दो है उसको हटा दीजिए, केवल एक और तीन सही होगा। तो देखिए 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले। इस फरमान के अनुसार कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने माल की आवाजाही पर पास या फरमान जारी करने का अधिकार था। ठीक है, करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। कंपनी के कर्मचारियों को भी निजी व्यापार की छूट थी, हालांकि उनको फरमान की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। उनको भी बही कर देने पड़ते थे जो भारतीय व्यापारियों को देने पड़ते थे। ठीक है, देखिए यह फरमान कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़े का कारण बन गया। इससे एक तो बंगाल की सरकार को राजस्व की हानि होती थी, तो दूसरी ओर कंपनी के कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग निजी व्यापार में कर न चुकाने के लिए करते थे। कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूल का अधिकार, ठीक है, कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त नहीं था, ये मुगल सम्राट के पास था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो तीन ऊपर ऑप्शन है, एक ऑप्शन में ये भी है कि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी तीनों सही हैं। अब देखते हैं गलत है या नहीं। पहला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र नहीं थी, उनके अधीन थी। पहले गलत है, यही है अपना आंसर। बाकी दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है? वांडीवास युद्ध के बाद हुई पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे, ना तो वे अपनी फैक्ट्री के किले बंद कर सकते थे और ना ही सैनिक रख सकते थे। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम सीमा पर थी। ये सही है, ये सही है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहला गलत है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस सरकार पर निर्भर थी, स्वतंत्र नहीं थी, जो अनुदान, कर्ज और दूसरी सुविधाएं देकर उसकी सहायता करती थी। कौन करती थी? फ्रांस की सरकार। किसकी सहायता करती थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब देखिए फलस्वरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था। ठीक है, तो स्वतंत्र नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के डर से किस राज्य का अधिग्रहण किया? अंग्रेज डर रहे थे कि भारत पर रूसी आक्रमण ना कर दें, तो इससे बचने के लिए उन्होंने किस राज्य का अधिग्रहण कर लिया? सिंध पर अधिकार कर लिया। तो 19वीं सदी में यूरोप और एशिया में अंग्रेज़ों और रूसियों की शत्रुता बढ़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1443 में एलन के शासनकाल में 1843 में एलन के शासनकाल में 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। ठीक है, और अंग्रेज़ों को डर था कि अफ़गानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं, इसलिए किया था उन्होंने सिंध पर अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हुए अविष्ट उत्तर का चयन करना। सूची 1, सूची 2 क्या क्या है? वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और जॉन मिल्देन हॉल और पेड्रो अल्वरेज केब्राल। भारत आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली और भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री। तो भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री तो सबको पता है, वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था। ठीक है, और भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली वो था पेड्रो अल्वरेज केब्राल, और भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज है या ब्रिटिश नागरिक है जॉन मिल्देन हॉल। तो 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1, तो 4 3 2 1 हो गया। तो कहीं है 4 3 2 1, ये सी। तो देखिए भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री सबको पता होगा 1498 वास्को डिगामा ने की भारत की खोज। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली, सॉरी, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय, ठीक है, वास्को डिगामा। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वरेज केब्राल, पुर्तगाली। ठीक है,
और भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज है जॉन मिल्डन हॉल। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ये सब पता होना चाहिए। 1857 के विद्रोह कौन कहाँ नेतृत्व कर रहा था? तो झांसी तो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, बेगम हजरत महल दिल्ली में, नाना साहब ये कानपुर में। तो लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ जो है 30 मई 1857 को हुआ, जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? किसको दिया था? बख्त खान को दिया था। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। और बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था।